नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। रफाल लड़ाकू विमान आज अंबाला में औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में मराठों के आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2019-20 के दौरान 8.5% ब्याज देने का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। जापान ने चीन की विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपील की। और सेरेना विलियम्स लगातार 11वीं बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला ऐप का भी उद्घाटन करेंगे। इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई नवीन कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र का कायाकल्प करेगी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना मत्स्य क्षेत्र की खामियां दूर करेगी और इस क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्रों के संवर्धन और उन्नयन पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से मछली पालन से जुड़े लोगों को फायदा होगा और रोजगार सृजन होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश में मत्स्य पालन क्षेत्र की केंद्रित और सतत विकास की प्रमुख योजना है और इस पर अनुमानित 20,050 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र में यह अब तक सबसे बड़ा निवेश है। इस परियोजना के अंतर्गत बिहार में 1,390 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन का अतिरिक्त उत्पादन 10 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मत्स्य निर्यात की आय 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। साथ ही मछुआरों और मत्स्य पालन क्षेत्र में शामिल लोगों की आमदनी दोगुनी करना है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत आज 294 करोड़ रुपए से अधिक की मत्स्य, पशुपालन और कृषि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में मत्स्य ब्रूड बैंक और किशनगंज में जल जनित रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाए जाने की घोषणा भी करेंगे। वे नीली क्रांति के अंतर्गत मधेपुरा में फिश फीड मिल की 1 इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी बिहार के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य 2024-2025 तक 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन करना, मत्स्य निर्यात की आय 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना और मछुआरों तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में शामिल लोगों की आमदनी दोगुना करना है। रफाल लड़ाकू विमानों को आज औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर अंबाला में वायुसेना अड्डे में समारोह आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ले इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये विमान 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। पहले 5 लड़ाकू विमान 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2019-20 के दौरान 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है।
संगठन के ट्रस्टियों के केंद्रीय बोर्ड की 227वीं बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता कल श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने की। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने ब्याज दर को 8.5% पर ही रखा है। इसमें 8.15% हिस्सा ऋण आय से और शेष 0.35% पूंजी लाभ और अन्य संसाधनों से जुटाया जाएगा। बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा से जुड़ी बीमा योजना 1976 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे वर्तमान अधिकतम 6 लाख रुपए के बीमा लाभ को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा। कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर इसका लाभ उनके परिजनों को होगा। इस अवसर पर श्री गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत अर्ध न्यायिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की व्यवस्था भी शुरू की। इस व्यवस्था का लाभ डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल फोन के माध्यम से उठाया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के 2018 के महाराष्ट्र सरकार के कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के लिए मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। इस कानून को जून 2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कानून को सही माना था, लेकिन शिक्षण संस्थानों में कोटा घटाकर 12% और नौकरियों में 13% कर दिया था। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में भी अपीलें दायर की गईं, जिनमें दलीलें दी गई थीं कि मराठा आरक्षण से 50% की सीमा का उल्लंघन होगा। उच्चतम न्यायालय ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के एक मामले में आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। महाराष्ट्र सरकार ने 26 अगस्त को न्यायालय से कहा था कि ये मामला बड़ी पीठ को सौंपा जाए, क्योंकि इससे कई कानूनी प्रश्न जुड़े हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्रियों की परिषद की तीसरी बैठक होगी, जिसमें भारत शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेगा। रूसी परिसंघ की अध्यक्षता में संगठन की वार्ताओं में भारत सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कल रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव से भेंट की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच बातचीत विशेष सामरिक साझेदारी को प्रतिबिंबित करती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर हुए विचार विमर्श को महत्वपूर्ण मानते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चेंगिज ऐदरबेकोव से भी मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने इस मुलाकात को सार्थक बताया और श्री ऐदरबेकोव को भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटने में मदद देने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों मंत्रियों ने आपसी और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे पर बातचीत की और सभी क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरजुद्दीन मुहिउद्दीन के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि दोनों देशों के बीच आपसी और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे दोनों देशों की साझेदारी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने चीन की विस्तारवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। वाशिंगटन स्थित सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के वेबिनार में टोक्यो से श्री कोनो ने चीन का मुकाबला करने के लिए वृहद क्षेत्रीय या वैश्विक व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है और हिंद महासागर में आगे बढ़ने के उसके प्रयासों को नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान ने भी दक्षिण चीन सागर पर अपने अपने दावे किए हैं।
हाल के वर्षों में जापान ने क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की थी। उसकी चिंता विशेष रूप से विवादित सेनकाकू द्वीप समूह की स्थिति को लेकर है, जिसे चीन में दियाओ युदाओ द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है और चीन इसे अपने भूभाग में होने का दावा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने G20 समूह के अध्यक्ष के रूप में सऊदी अरब के नेतृत्व की सराहना की। दोनों नेता इस बात से सहमत थे कि G20 समूह के स्तर पर किए गए प्रयासों से वैश्विक महामारी से निपटने में मदद मिली है। उन्होंने G20 एजेंडा की मुख्य प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और सभी क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान सऊदी अरब द्वारा भारतीय प्रवासियों को दिए गए सहयोग के लिए शाह सलमान अल सऊद को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद तथा सऊदी अरब के शाही परिवार के अन्य सदस्यों तथा सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना भी की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल पूर्वी एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की 10वीं शिखर बैठक में भाग लिया। वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में पूर्वी एशिया के देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने की। 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में पूर्वी एशिया शिखर बैठक मंच के नेतृत्व को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। इसके अलावा उभरती चुनौतियों को कारगर ढंग से निपटने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी सहित वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा महामारी के प्रभावों से जल्दी उबरने में सहयोग पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। श्री मुरलीधरन ने अपने संबोधन में कोविड महामारी से निपटने में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र की व्यवस्था में पूर्वी एशिया शिखर बैठक की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि इस मंच को और मजबूत बनाने में भारत का सहयोग जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। रफाल लड़ाकू विमान आज अंबाला में औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में मराठों के आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2019-20 के दौरान 8.5% ब्याज देने का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। जापान ने चीन की विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपील की और सेरेना विलियम्स लगातार 11वीं बार अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। देश में अब तक करीब 34 लाख कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 77.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से मरीजों की संख्या 20.53% रह गई है। कोविड से ठीक लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.8 गुना अधिक है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 80% से अधिक है। इनमें बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को आंशिक रूप से फिर खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन दिशा निर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल, पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेंबली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी। एक रिपोर्ट।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों के बाहर सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा और सभी की थर्मल जांच की जाएगी। स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी हो। शिक्षकों और छात्रों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं स्टाफ रूम, कार्यालय और रिसेप्शन रूम जैसी जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इसके अलावा अगर किसी स्कूल परिसर के अंदर कैफेटेरिया या मेस है, वह बंद रहेंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में फेस कवर, मास्क और सैनिटाइजर का पर्याप्त इंतजाम रखा जाएगा। अगर किसी शिक्षक, कर्मचारी या छात्र में कोविड के लक्षण दिखाई देंगे तो उसे बाकी लोगों से आइसोलेट किया जाएगा और अस्पतालों को इसकी सूचना दी जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कहा है कि राज्य में स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला केवल अभिभावकों के विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने तिरुवन्नमलाई में संवाददाताओं को बताया कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस बीच तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के मीडिया बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 4,80,000 हो गई है। इस महामारी से उपचार के बाद स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 4,23,000 से भी अधिक हो गई है। संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों की संख्या में भी काफी कमी आई है। कल 49,000 लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया गया, जो कि एक दिन पहले की संख्या से 1,000 कम है। कल चेन्नई के 993 लोगों सहित 5,584 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 6,516 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि मरने वालों की संख्या 8,000 से अधिक हो गई। इस संक्रमण से कल 38 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना सरकार ने कोविड मरीजों के इलाज में निजी अस्पतालों में अधिक शुल्क लेने पर रोक लगाने के लिए 3 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों राहुल बोज्जा, डी दिव्या और सरफराज अहमद को कार्यबल का सदस्य नामित किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा को बताया कि सरकार ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रही है कि कोविड मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो और निजी अस्पतालों में ऐसे मरीजों को भेजने पर फिलहाल रोक लगाई जाए, लेकिन अदालतों के निर्देश के बाद निजी अस्पतालों में इलाज करने की अनुमति देनी पड़ी। ओडिशा में कोविड महामारी से मृत्यु दर घटकर 0.43% पर आ गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बार संतोष व्यक्त करते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खोड़दा और कटक जैसे जिलों में कोविड संक्रमण रोकने के विशेष प्रयास किए जाएं। महाराष्ट्र में कोविड के 23,816 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस का आंकड़ा 10 लाख पर पहुंचने वाला है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,67,349 हो गई है। इस समय 2,52,734 रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार और 325 लोगों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 28,787 हो गई है। कुल 13,906 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 6,86,662 हो गई है। मुंबई में 2,227 नए मामले सामने आए। शहर में 25,665 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 43 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या 7,975 पर पहुंच गई है। इस बीच महामारी के प्रसार को रोकने के लिए इस महीने की 11 तारीख से सांगली जिले में 10 दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई है। सांगली जिले कलेक्टर अभिजीत चौधरी ने लोगों से इस दौरान घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये कर्फ्यू पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा। प्रशासन ने दूध, दवाइयां और अस्पताल को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने की अपील की है। गुजरात में कल कोविड के 1,329 नए मरीजों का पता चला। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 82.01% हो गई है। संक्रमण के 1,329 नए मामलों में से सबसे अधिक 174 मामले सूरत शहर में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 149 और राजकोट में 94 मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,08,295 हो गई है। राज्य में 16,328 सक्रिय मामलों में से 94 मरीज वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर 1,336 मरीजों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 88,815 हो चुकी है।
कल 16 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3152 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 76% तक पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर भी 2.4 से कम होकर 1.4% रह गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस समय कोविड-19 के 17,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,869 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 79,192 हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 31 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1,640 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,341 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 59,850 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 17,702 सक्रिय मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में सामूहिक प्रतिरक्षा के स्तर को जानने के लिए सीरो सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सर्वेक्षण 16 सितंबर से शुरू होगा और 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों से नमूने एकत्र किए जाएंगे। दूसरे चरण में 9 जिलों का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक जिले से 500 नमूने लिए जाएंगे। ये नमूने चुनिंदा बस्तियों और अत्यधिक जोखिम वाले समूह के लोगों से लिए जाएंगे। ये सर्वेक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग मिलकर कराएंगे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों की पहचान करना तथा बिना जाने ही इस बीमारी से ठीक हो गए लोगों की पहचान करना है। मिजोरम में कोविड-19 के मामले बढ़कर 1,333 हो गए हैं। 583 लोगों का इलाज चल रहा है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 141 नए मामले सामने आए। कोरोना के सामुदायिक प्रसार के लक्षण सामने आने के बाद राज्य सरकार विभिन्न बस्तियों में जबरदस्त जांच कर रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 100 से अधिक लोग स्थानीय स्तर पर संक्रमित हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आर ललथंगलियाना ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए आज एक बैठक बुलाई है। दिल्ली मेट्रो सेवा आज सुबह रेड, ग्रीन और वॉयलेट लाइनों पर शुरू हो गई। इसके साथ ही मेट्रो नेटवर्क की 7 लाइनें यात्रियों के लिए खोल दी गई हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 5 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो सोमवार से येलो लाइन पर शुरू हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कहा है कि राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने तिरुवनमलाई में कहा कि ये घोटाला राज्य के 3 जिलों में हुआ है। उन्होंने कहा कि सीबीसीआईडी मामले की जांच कर रही है और कई मामलों में घोटाले की राशि की वसूली की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में मात्र 4 महीनों में 5 लाख लाभार्थियों के शामिल होने से आशंकाएं बढ़ गई थीं, जिसके कारण राज्य कृषि विभाग ने इसकी जांच शुरू की। इस मामले में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और विभाग में संविदा पर काम कर रहे 81 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 34 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK
के गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने आरोप लगाया है कि लाखों अयोग्य लोगों को इस योजना के लाभार्थी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तेलंगाना और हरियाणा के कलाकारों, छात्रों, साहित्यकारों ने एक दूसरे के राज्यों की भाषा, कला और संस्कृति के बारे में जानकारी साझा की। एक रिपोर्ट। तेलंगाना और हरियाणा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कई गतिविधियां शुरू की हैं और पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ये योजना शुरू की थी और इसके तहत 2 राज्यों को राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और एक दूसरे की भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य और जीवन शैली सीखने का मंच उपलब्ध कराया गया था। तेलंगाना के भाषा और संस्कृति विभाग के निदेशक एम हरिकृष्णा ने बताया है कि तेलंगाना इस कार्यक्रम को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। We have invited the Ghumar artists of Haryana to Hyderabad and we made them to learn the very folk traditional tribal art form of Lambadi, which is a Banjara style of dance form. We have published some of the Telangana poems into Hindi. We have organized that photography cultural exchange program with the kind support and guidance of Government of India. आकाशवाणी समाचार के लिए हैदराबाद से लक्ष्मी के साथ दिल्ली से मृगनयनी। सेरेना विलियम्स लगातार 11वीं बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। न्यूयॉर्क में कल रात उन्होंने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में स्वेताना पिरोनकोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से हराया। सेरेना इस टूर्नामेंट में यदि खिताब जीतती हैं तो वे 24वीं बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीतने के मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। और अब सिद्धार्थ, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या है खास सुर्खियां। अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर डालें तो राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की जांच रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। जनसत्ता की सुर्खी है, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 4039 मामले। दैनिक भास्कर कोरोना संक्रमण शीर्षक से लिखता है, दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय पर बुलडोजर चलने की खबर अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, बीएमसी बाबर की सेना, मेरा मंदिर फिर बनेगा। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, बंगलों का हिस्सा ढहाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे पर कंगना का प्रहार, कहा मेरा घर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा। वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा आज रफाल। राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों की बड़ी खबर है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच विदेश मंत्रियों की आज की बैठक को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, चोटियां गर्म, चीन से होगी शिखर वार्ता। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत के तेवर से घबराया चीन, अपने लोगों को दे रहा भरोसा, हम जंग लड़ सकते हैं। जनसत्ता लिखता है, जयशंकर की चीनी समकक्ष से भेंट आज। ऑक्सफोर्ड के टीके पर दुनिया भर में रोक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, भारत में टीके का तीसरे चरण का परीक्षण जारी रखने पर सीरम को नोटिस। नीट परीक्षा टालने की अर्जी सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, परीक्षा 13 को ही। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, सभी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफ कीजिए, नीट टालने पर हम सुनवाई नहीं चाहते। देश में तेजी से बढ़ रहा है स्वदेशी उत्पादों का बाजार। हरिभूमि की सुर्खी है, वायरल हुआ खादी का ई मार्केट पोर्टल। अजनबियों से गपशप, सेहत के लिए लाभदायक। हिंदुस्तान की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। रफाल लड़ाकू विमान आज अंबाला में औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में मराठों के आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2019-20 के दौरान 8.5% ब्याज देने का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे और सेरेना विलियम्स लगातार 11वीं बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।